गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन लिखे हैं, इनको सॉल्व करना है। आज आपको तीनों तरीके से बताएंगे। क्लास 10th में जो 3 तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें केवल जो है जो भी चर हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए? उनकी घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण होता है। या इस तरह से समझ लीजिए कि ये इस फॉर्म में लिखे होने चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखने होने चाहिए। अब ये दो रैखिक चर है, क्योंकि इसमें x और y है इसलिए दो रैखिक चर है। अगर केवल x होता तो एक रैखिक चर होता। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या है, यहाँ से सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इस फॉर्म में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसके बाद इनको सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करने के 3 तरीके आपके क्लास 10th में जो है दिए गए हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है वज्र गुणनखंड विधि। तो हम तीनों विधियों को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि तीनों विधियों को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और आंसर सबका सेम ही आएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में इंडिकेट किया है कि इस विधि से सॉल्व कीजिए तो आपको उसी विधि से करना है। अगर क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया है कि इस विधि से सॉल्व कीजिए तो आपको जो विधि अच्छी लगे उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधि से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तीनों विधियाँ आपको एक ही सवाल में समझ जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से चाहे जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म का हो उसको आप सॉल्व करके x और y का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले देखो, ये तो इस फॉर्म का दिया हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे ये क्वेश्चन इस फॉर्म का नहीं दिया है, तो इसको जो है इस फॉर्म में बनाएंगे। या देखो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। पहले कौन सी विधि सॉल्व करेंगे? पहले करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए जो है क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि देखो क्या होती है, प्रतिस्थापन मतलब एक में एक का मान क्या कर दें, विस्थापित कर दें, यानी इससे या इससे एक मान निकाल लें और दूसरे वाले क्वेश्चन में उसको वहाँ से विस्थापित कर दें और उसका वैल्यू पुट कर दें। तो इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सारा उधर दिया है तो इसलिए इसको बनाना नहीं पड़ेगा, यहीं से निकाल लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y प्लस 7। ये मल्टीप्लाई में है, इधर अपान में क्यों आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, x की वैल्यू ये फाइंड हो गई। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू फाइंड हुई है, जिस इस इक्वेशन से फाइंड हुई, इसलिए इसकी वैल्यू जो है अगले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो x का मान है वो y में प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी x का मान y से के पदों में आ जाएगा और हमको मान वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे रखेंगे रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे, देखो क्या करेंगे, 3 x की वैल्यू ये है तो इसको रखेंगे, क्योंकि जब एक से ज़्यादा नंबर होते हैं तो ब्रैकेट में रखते हैं, जिससे सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जो है गुणा फिर नहीं कर पाओगे। तो 2y प्लस 7/9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे समझ लीजिए 3 की, अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई। अब एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे देखो नंबर 3 है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मल्टीपल है, इसका गुणक है, इसके गुणे में आता है, यानी इसके जो है टेबल में आता है। तो ये नंबर क्या होगा, कट जाएगा। अगर नंबर कट रहा हो तो काट दें, जिससे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा तो फिर मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर से, इससे और इससे। अब ये देखो यहाँ पे कट रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, काट दें। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो हमारा यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगा, 2y प्लस 7/9। अब 9 था, यहाँ पे 3 से कट गया तो 3 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 7, 3 × 5 = माइनस 15y, और एलसीएम इसका कितना आया, 3, और माइनस का 4 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, यानी जो नंबर्स हैं उधर उनको उधर भेज देंगे। अब देखो 3 ये किस में है, ये 3 अपान में है, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
माइनस का 15y प्लस का 2y सब्ट्रैक्ट होगा तो घट जाएगा, तो माइनस का 13y और प्लस का 7 इक्वल टू 4 3 12, तो माइनस का 13y, ये 7 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 12 माइनस 7, तो यहाँ से मान निकालेंगे तो माइनस का 13y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का यहाँ पे प्लस का 5 होगा, 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13, माइनस का 5/13, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -5/13। अब बताए थे अगर y की जो वैल्यू निकले वो उठा के जो यहाँ पे निकाले थे उसमें रखेंगे, ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे और क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो y की वैल्यू -5/13। अब यहाँ रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन थर्ड, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड में जो है y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में जो है y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखेंगे तो x, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो y इक्वल टू -5/13 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x इक्वल टू 2 गुणे -5/13 प्लस 7/9, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा सॉल्व करने पर। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 10/13 प्लस 7/9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10 और ये जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 सती 91 बटे, अब ये जो है 9 इसके साथ में आ जाएगा तो 13 गुणे 9, तो x इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 81/117, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x की वैल्यू आएगी -81/117 आ जाएगी। यहाँ पे प्लस का बचेगा, देखो 91 है, ये माइनस का है तो प्लस का बचेगा, इसको थोड़ा सा और अगर आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 से देखो इसको कट कर देंगे, 9 से कट करेंगे, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9 9 3 जा, तो x इक्वल टू कितना फाइंड हो जाएगा 9/13। इस तरह से हमको x और y की वैल्यू क्या हो जाएंगे फाइंड हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू आई तुम्हारी कितनी, यहाँ पे x की वैल्यू आई 9/13 और y की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी -5/13, तो ये तुम्हारी जो विधि है कौन सी हो गई, ये तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि हो गई। इस तरह से हम ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। अगला जो करेंगे वो क्या है विलोपन विधि, इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से करते हैं, ठीक है। देखते हैं जो मान आए हैं इसमें उसमें भी यही मान आएंगे, तो देख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में प्रतिस्थापन विधि समझ गए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, एक इक्वेशन से मान निकाल के x या y का दूसरे इक्वेशन में क्या करना होता है, पुट करना होता है, रखना होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसी इक्वेशन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से देखो क्या करते हैं, विलोपन विधि, विलोपन, विलोप का मतलब क्या होता है, विलोप का मतलब ही होता है गायब होना, मतलब एक का मान गायब कर देते हैं। विलोपन विधि यानी एक को समीकरण से गायब कर देते हैं तो दूसरा मान निकल आता है, फिर जो मान निकलता है वो दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं तो दूसरा भी मान निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, पहले समीकरण को इस फॉर्म में दोनों को होना चाहिए, एक तो है दूसरा नहीं है, ठीक है। तो इनको बनाएंगे, देखो 3x - 5y - 4 = 0, इसको बनाएंगे तो 9x, ये इधर ले आएंगे तो माइनस का 2y - 7 = 0, बराबर के इधर आते हैं तो क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है। अब देखो इसमें किसी एक के गुणांक क्या करेंगे बराबर करेंगे, ठीक, चाहे x के गुणांक बराबर कर लो x के और चाहे y के गुणांक, गुणांक का मतलब गुणे का अंक, यानी y का गुणांक -5, y का गुणांक -2, इसमें x का गुणांक 9, इसमें x का गुणांक 3, तो इसमें गुणांक जो है क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब चाहे गुणा करना पड़े या भाग करना पड़े कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं गुणा ही करते, तो गुणे से समझो। यहाँ पे क्या है, अगर हम देखो अब चिन्ह देख लेते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो अगर हम इनके गुणांक बराबर कर लें या इनके गुणांक बराबर कर लें, ठीक है, तो इसमें एक के गुणांक बराबर कर लेते हैं, तो चलो इसके गुणांक बराबर कर लेते हैं। अगर इसके गुणांक बराबर करना होगा तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं इसका गुणांक बराबर कर लें, क्योंकि इसका 9 है और 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको जो है गुणा कर लें,
ये तो है ही है उतना ही। तो ये समीकरण 1 हो और ये 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो देखो 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y माइनस 3 चक्कू 12 बराबर 0। गुणा करने का मतलब होता है पूरे समीकरण से करेंगे, ये नहीं कि इसका गुणांक बराबर करना तो 3 से इसको कर दिया बाकी को छोड़ दिया। पूरे समीकरण से किया जाएगा ताकि समीकरण पे कोई असर ना पड़े, जैसा का तैसा समीकरण बना रहे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो ये समीकरण 9x माइनस 2y माइनस 7। अब देखते हैं जो गुणांक हमने बराबर किए उनके चिन्ह देखते हैं। हमने इसको बराबर किया, इसको बराबर किया, इसका भी चिन्ह प्लस का है और इसका भी चिन्ह प्लस का है। तो जब दो चिन्ह सेम होते हैं तो समीकरण को हमेशा घटाया जाता है, ध्यान रखना। क्या किया जाता है? समीकरण को घटाया जाता है। अगर दो चिन्ह विपरीत हैं तो समीकरण को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देंगे 2 को घटाने पर, तो घटाने पर ये अगला समीकरण लिख लेंगे 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बराबर 0, वैसे हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 गया, कट गया, ये माइनस का है प्लस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का, देखो प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का 13y, ये प्लस का ये चिन्ह इसका माना जाता है तो प्लस का माइनस का तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 13y, ये उधर ले जाएंगे तो बराबर 5, y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 बटे माइनस का 13। तो पहले वाले में देखो जब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे तब भी y बराबर कितना आया था? 5 बटे माइनस 13, और इसमें भी क्या आया है? उतना ही आया है। अब ये y का मान निकल आया। अब देखो x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान समीकरण किस में रख दें? चाहे जिसमें रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, चाहे इस वाले में, और चाहे इस वाले में, किसी में रख दो, मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं? 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर तो देखो 9x इक्वल टू 2 गुणे माइनस का 5 बटे 13 और प्लस का 7, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 10 बटे 13 प्लस 7। 9x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 13 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 13 सती 91, तो x बराबर 81, और ये 9 इधर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, तो 13 9 या 117, फिर काट दूँ 9 9 81 और 13 9 या 117, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9/13। इस तरह से ये मान निकल आएगा। देखो प्रतिस्थापन विधि से किया था तब भी उतना आया था, विलोपन विधि से किया तो तब भी मान उतना आया। तो इस तरीके से अब चाहे जिस विधि से करो, चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, उसका मान जो है चेंज नहीं होता है, जो मान है वही आएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं अगला जो है वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि जो है वो इस तरह से किया जाती है। सबसे पहले तो फार्मूला आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले फार्मूला कैसे याद करते हैं ये देख लीजिए। ये x और ये y हो जाएगा, और ये जो है एक यहाँ पे लिख लेंगे अचर पद, ये चर पद 2 हो गए और ये अचर पद हो गया। तो सबसे पहले देखो कहाँ से चलते हैं? ऊपर से चलते हैं। तो ऊपर से चलने के लिए इसकी गुणा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसको करने के लिए यहाँ पे ऐसे लगाएंगे एरो और इसको ऐसे लगाएंगे, फिर इसको एरो ऐसे लगाएंगे और इसका एरो ऐसे, इसी तरह से इसको ऐसे और इसको ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से अब फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये लिख लेते हैं, हम हमेशा ध्यान रखिए बी से स्टार्ट कीजिए, B1 B2 C1 C2 और A1 A2, उसके बाद B1 B2, यानी B के बाद क्या आता है? C के बाद फिर अगर इस फॉर्म में चलेंगे तो C के बाद क्या आएगा? देखो B के बाद C आता है, C के बाद अगर घूम आए तो A आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा? B। तो ये फार्मूला याद करने का तरीका है। अगर इस तरह से आप याद रखेंगे तो फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे? इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो ये फार्मूला जो बनेगा हमारा x अपान, ये फार्मूला बनेगा क्या? B1 C2, और इसकी अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करा दिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के लिए माइनस लगाएंगे और B2 C1 करेंगे,
उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये y है, y लिख लेंगे यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या होगा C1A2, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो जाएगा -C2A1। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अचर पद है एक, तो यहाँ पे क्या कर लिया एक, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे तो A1/A1B2 और A2B1 -A2B1। तो इस तरह से अगर रखेंगे आप तो फार्मूला आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अदरवाइज फार्मूला याद करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, और फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो सवाल आपका नहीं लग पाएगा। ठीक, तो अगर ये इतना बड़ा फार्मूला होता है, मतलब इसका कहने का ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको और इसको रख सकते हैं। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन समझिए, ये तो फार्मूला हो गया, अब इसी बेस पे जो है क्वेश्चन लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे क्या हो जाएगा। देखो अब इसमें ये जरूरी है कि ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं तो बनाना पड़ेगा, तो उसको भी हम बना लें। तो यहाँ से पहले बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x - 2y - 7 = 0। अब देखो इस फॉर्म में बन गया। यहाँ पे तुलना कराएंगे, कंपेरिजन कराएंगे किससे, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण की तुलना कराएंगे। इसको समीकरण 2 मान लो तो यहाँ पे। अब इसकी तुलना देखो कैसे कराएंगे, तो इसकी तुलना जैसे ax by + c है, तो इसी तरह से इसमें क्या कर देंगे, इसमें देखो दो समीकरण हो गए, इसलिए a1 और a2 मानना पड़ेगा। तो a1 और a2 मानेंगे, तो a1 और a2 मानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दो इसकी तुलना कराएंगे, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे समीकरण की तुलना कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0। इससे कराएंगे तो यहाँ पे देखो a1 का मान 3 हो जाएगा, a1 = 3, b1 का मान निकलेगा माइनस, यहाँ पे कामा लगा के b1 का मान लिख लें, b1 का मान निकलेगा -5। ठीक है, इसी तरह से c1 का मान निकलेगा क्या -4। इसी तरह से इस इक्वेशन में आ जाएंगे तो a2 का वैल्यू जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी 9, और यहाँ पे b2 की मान जो निकलेगा -2, और c2 का मान निकला जो वो निकलेगा -7। ठीक, अब सारे मान निकाल लिए। अब मान निकालने के बाद क्या करना होता है, वज्र गुणनखंड विधि में इस फार्मूले में रखना होता है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमने लिख के बताया था वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर उस तरह से इस तरह से अगर आपको नहीं याद है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या फार्मूला याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला देखो क्या है, x/b1c2 - b2c1। तो यहाँ पे रखेंगे तो x/b1c2, b1 की वैल्यू कितनी है -5, और c2 की वैल्यू -7, तो क्या हो जाएगा गुणे -7। फिर यहाँ पे माइनस लगाएंगे, b2 की वैल्यू -2, तो -2, और c1 की वैल्यू -4, तो गुणे -4 बराबर y। यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है -4, और a2 की वैल्यू 3, माइनस c2 की वैल्यू -7, और a1 की वैल्यू 3 = 1/a1b2, यानी a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2। फिर माइनस लगाएंगे, a2 का मान यहाँ से लेंगे 9, और b1 का मान यहाँ से लेंगे -5। ये इस तरह से बना लेंगे। इतना करने के बाद देखो अब इसको आगे जो है गुणे में दिए हैं, तो इसको गुणे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/-5 का गुणा -7 से होगा तो कितना हो जाएगा +35, 7 × 5 = 35, माइनस प्लस, फिर ये माइनस, ये देखो माइनस क्या हो जाएगा +2 × 8, तो क्या हो जाएगा +8 = y, -4 की 3 से होगी तो -12, और 7 × 21, और ये माइनस मिलके प्लस = यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी -6, और 9 × 5 = 45, +45। इतना कर लिया। इतना करने के बाद और एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 35 से 8 गया 27 बचेगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा y बटे -12 और +21, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे 1/45 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 39। इतना सॉल्व कर लिया। अब इतना सॉल्व करने के बाद इक्वेशन पूरा समझ लो बन गया। अब क्या करना, तो बताए थे ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक बार इसको इसके बराबर रखेंगे, एक बार इसको और इसके बराबर रखेंगे। तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/27
बराबर हो जाएगा y/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी गुणा इधर से, इसको लिखेंगे 1/49। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी गुणा इधर से और इसकी इधर से, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 39x बराबर 27। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27/39। अब इसको काटना चाहो तो काट दो, देखो 3 तुक्का 9 और 3 एकम 3, 3 तुक्का 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/13 आ जाएगा। इसी तरह से इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9/13 हो जाएगा, 3 9 27, तो 9/13। इसी तरह से इसको और इसको बराबर करेंगे, तो इसको और इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये मान निकालेंगे तो y/9 बराबर क्या हो जाएगा 1/39। अब इसको जब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर 39y = 9y, यही तो होगा 39y = 9y। तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो 9/39। अब इसको काटेंगे तो क्या कटेगा 3 तुक्का 9 और 3 एकम 3, 3 तुक्का 9, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3/13। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/13 आ जाएगी और x की वैल्यू 9/13। इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसमें देखिए y की वैल्यू कितनी आई थी 5/13 और इसमें आ रही 3/13। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा कहीं पे गलत हुआ है। गलत ये हुआ है, यहाँ पे इसको जो है y की वैल्यू कितनी आ रही है 3/13 आ रही, और उसमें आया था -5/13, तो यहाँ पे गलत हो गया। देखो यहाँ पे क्या होता है y अपान क्या होता है C1, और C1 की मल्टीप्लाई किससे होती है, C1 की मल्टीप्लाई होती है A2 से, तो यहाँ पे जो है A1 से कर दिया, यही गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, यहाँ पे माइनस का 36। अब यहाँ पे लेस करेंगे तो कितना आएगा, केवल यही स्टेप गलत हुआ है, बाकी सही है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15, अब सही हो जाएगा। अब देखो इसको बाकी सब सही है, बस इतना ही केवल गलत हुआ था, जिसकी वजह से आंसर जो है गलत आ रहा था। तो बाकी अब क्या करेंगे, यहाँ पे y अपान माइनस का 15 = 1/39, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 39y = माइनस का 15, तो y = हो जाएगा माइनस का 15/39। अब जो है 3 से इसको कट करेंगे, 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो y = देखो कितना आ गया -5/13। इस तरह से y की वैल्यू निकल आएगी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने देखो तीनों विधियाँ बता दी, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधियों से सॉल्व करने पर एक ही इक्वेशन था, तीनों विधियों से सॉल्व करने पर इनके जो मान आए हैं वो क्या आए हैं, सेम आए हैं। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू -5/13। तो इस तरह से ये समीकरण चाहे आप तीनों विधियों में से कोई भी विधि से कीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से तीनों विधियाँ हो गई। तो वज्र गुणनखंड विधि से इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसमें समझने में कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है तीनों विधियाँ सॉल्व हो गई, ठीक।